नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे हाल ही में नेपाल और भारत दोनों देशों के इंटरनेट यूजर्स को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, नेपाल सरकार ने अचानक से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी है। यानी अब नेपाल के नागरिक सीधे तौर पर यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरी ओर भारत में भी समय समय पर सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म को लेकर बहस होती रही है। कभी टिकटॉक बैन, कभी पबजी, तो कभी डेटा प्राइवेसी और कंटेंट कंट्रोल। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नेपाल में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगा, भारत में इसका क्या असर और क्या ऐसा कदम यहाँ भी कभी उठ सकता है। ये दोनों देशों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस डिजिटल सेंसरशिप के पीछे की असली कहानी क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक घोषणा की 26 बड़े सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा रहा है। इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और लाइनकेड, रेडिट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल ये हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, नेपाल सरकार का कहना है कि इन कंपनियों के सरकार के नए नियमों का पालन नहीं किया। दरअसल नेपाल ने हाल ही में एक नया कानून लगाया जिसके तहत हर विदेशी टेक कंपनी को देश में अपनी लोकल ऑफिस या प्रतिनिधि रजिस्टर कराना होगा। सरकार का तर्क है इससे 2 फायदे होंगे। अगर कोई गलत या भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है तो कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जा सके, साइबर क्राइम और फेक न्यूज़ पर काबू पाया जा सके। लेकिन इन दिग्गज कंपनियों ने समय रहते ऐसा नहीं किया। नतीजा सरकार ने सीधे तौर पर इन पर बैन लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे टिकटॉक, वाइबर, बाल्टाल्क और कुछ चीनी प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली, इसलिए उन्हें बैन से बाहर रखा गया है। इसी वजह से नेपाल के नागरिकों में और भी नाराजगी देखी जा रही है। और दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर उन प्लेटफॉर्म को बचा लिया जिनके पीछे चीन का हाथ है और पश्चिमी कंपनियों को टारगेट किया गया। अब नेपाल के यूजर्स VPN के जरिए यूट्यूब और फेसबुक तक पहुंच तो बनाएंगे, लेकिन आम जनता के लिए यह स्थिति काफ़ी असुविधाजनक हो गई है। नेपाल में लोग इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया न सिर्फ मनोरंजन और कनेक्शन का साधन है, बल्कि बिजनेस, शिक्षा और पत्रकारिता का भी अहम हिस्सा है। छात्र कहते हैं कि यूट्यूब उनके लिए सीखने और पढ़ाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। छोटे व्यवसायी बताते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिना उनका ऑनलाइन व्यापार ठप हो गया है। वहीं पत्रकार और एक्टिविटीज़ का कहना है कि सरकार अहमियत की आवाज़ों को दबाना चाहती है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस तरह का बैन लोकतंत्र के खिलाफ है और यह नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा दिखाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह स्थायी बैन नहीं है। अगर कंपनियों नेपाल में रजिस्ट्रेशन करा लेती है और नियमों का पालन करती है तो बैन हटा लिया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? क्या भारत में भी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक बंद हो सकता है? दोस्तों, भारत का अनुभव थोड़ा अलग रहा है। भारत ने भी 2020 में चीन के ऐप्स पर बैन लगाया था, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर आईटी और पबजी। इसका कारण था डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत में भी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आईटी रूल्स 2021 लाए गए, जिनमें कहा गया कि हर बड़ी कंपनी को भारत में ग्रेवियंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा और भारत सरकार के अनुरोध पर डेटा उपलब्ध कराना होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि भारत ने यूट्यूब या फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को बैन नहीं किया। हाँ, सरकार और कंपनियों के बीच खींचतान जरूर हुई, लेकिन आखिरकार कंपनियों ने नियम मान लिए। दोस्तों, भारत से नेपाल में स्थिति उल्टी है। वहाँ सरकार ने सख्ती दिखाई और कंपनियों को समय रहते रजिस्टर न कराए पर सीधा बैन कर दिया। भारत में यूट्यूब की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ इसे बैन करना लगभग असंभव सा है। लाखों क्रिएटर्स और करोड़ों दर्शकों की आजीविका यूट्यूब पर निर्भर है। और दूसरी ओर नेपाल में इंटरनेट का आकार छोटा है, इसलिए सरकार ने यह जोखिम उठा लिया। यहाँ पर दोस्तों सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार का यह कदम सही है? एक तरफ देखा जाए तो हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि गलत सूचना, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम पर नियंत्रण रखे। कंपनियां इतनी बड़ी है कि अक्सर स्थानीय कानूनों को नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे में उन्हें जवाबदेह बनना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बैन आम नागरिकों के अधिकारों को सीमित करता है। लोगों की आवाज़ दब जाती है, उनका व्यापार प्रभावित होता है और देश की छवि भी खराब होते हैं। इसलिए असली समाधान बैन नहीं, बल्कि कंपनियों और सरकार के बीच संवाद और संतुलन होना चाहिए। तो दोस्तों, साफ है कि नेपाल में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बैन ने वहाँ के लोगों का जीवन को बहुत प्रभावित किया है। भारत और नेपाल की तुलना में हमें यह समझ आता है।
मीडिया पर बैन ने कहा कि लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। भारत और नेपाल की तुलना से हमें यह समझ आता है कि भारत जैसे बड़े बाजार में कंपनियों नियम मान लेती है, लेकिन छोटे देशों में सरकारों दबाव डालकर अपनी बात मनवा सकती है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों को संतुलन में रखना जरूरी है। अगर सिर्फ सरकार या सिर्फ कंपनियां अपने अपने फायदे देखते हैं तो नुकसान हमेशा आम जनता का ही होगा। और आगे देखने वाली बात होगी कि क्या यूट्यूब और फेसबुक नेपाल सरकार के नियम मानकर वापस लौटते हैं या फिर यह बैन लंबे समय तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस मुद्दे को समझ सकें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से क्या सरकार का यह कदम सही है या फिर यह लोकतंत्र पर हमला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।